हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीटेड साइंस पेपर 2, जो कि चैप्टर है हमारा साउंड। टॉपिक 13 है। प्रीवियस क्लासेस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिए हैं, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है। साउंड जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा इस चैप्टर को। देखिए, साउंड क्या होता है। तो साउंड जो है वो एनर्जी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अब साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे हमें हमारे जो है थ्रोट में यानी गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जो हमारी आवाज़ निकल रही है वो यहीं से निकल रही है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि जो हॉट समर डे और कोल्ड विंटर डे में किस तरह से हम पता कर पाएंगे कि किस में जो है डेंसिटी कम होगी, किस में जो है डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, किसकी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, हॉट समर डे में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो लाइट होते हैं, यानी कि गर्मियों में जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, तो उनकी डेंसिटी भी कम होगी। तो जब डेंसिटी कम होगी तो उनकी स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती स्पीड ऑफ साउंड के, ठीक है। तो कोल्ड विंटर डे में क्या होता है कि यानी जब जाड़े होते हैं तब जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे हैवी होते हैं। तो जब एयर पार्टिकल्स हैवी होंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगा। तो ये आप ध्यान से समझ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ, देखिए इस फॉर्मूला के थ्रू आप समझ सकते हैं डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब वही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था सेम एज इट इज़ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस फॉर्मूले को क्या करना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, देन लिक्विड, देन गैस में। बहुत इजी वे में आपको समझना है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये, और इनको क्या चाहिए, हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड v इज़ इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, यानी स्पीड इज़ इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब स्पीड ऑफ साउंड देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ग्लास में होती है। बिल्कुल बेसिक सा आपको पता ही होगा, बट फिर भी आप समझ सकते हैं। बट स्पीड ऑफ साउंड मिनिमम किस में होगा, तो एयर में होगा। तो ये भी बहुत बेसिक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज़, यानी अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। देखिए, अगर फ्रिक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज़, तो वो हमारी जो साउंड है वो क्या कहलाएगी, इंफ्रासोनिक। और अगर फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है। और ऑडिबल रेंज हमारी क्या होती है, 20 टू 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है। तो इसके अंदर अगर आ जाए कोई भी रेंज, अगर आपके पास में 16,000 17,000 इस तरीके से कुछ भी आता है, तो आपको ऑडिबल रेंज पता होनी चाहिए कि ये ऑडिबल रेंज है। बट अगर 20 से कम है तो वो इंफ्रासोनिक है, और 20,000 से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इंफ्रासोनिक साउंड के, जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एलिफेंट है, डियर है, लॉयन और ब्लू व्हेल, डॉग्स, ये सब क्या है हमारे, ये इंफ्रासोनिक साउंड हमारे सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो ये हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। हर्ट्ज़, ये HZ का मतलब है हर्ट्ज़, ये हमारी SI यूनिट होती है फ्रिक्वेंसी की। अब यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड में क्या होता है, तो ये कितने कौन से सुन सकते हैं, कितनी रेंज होती है इनकी। तो डॉग्स होते हैं जो ट्रेनिंग वाले होते हैं, जिनको हम गार्डन मिस्टर बोलते हैं। बैट्स है, डॉल्फिन। तो बैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बैट्स में कौन सी साउंड होती है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड है। तो बैट्स को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड पता चल गया होगा। देखिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है उसका यूज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ECG है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हार्ट बीट में इसका यूज़ होता है। अल्ट्रासाउंड कौन सी वेव्स होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जो हमारी किडनी है, प्रेगनेंसी में, इन सब में जो अल्ट्रासाउंड होता है उनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। और जो कार पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने में यूज़ होता है इसका। और जो EEG है, EEG जो है उसमें जो ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती
होती है उसको चेक करने के लिए हम EEG का यूज़ करते हैं। EEG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जब हम समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ सी की डेप्थ को जब हम चेक करते हैं तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब इंस्ट्रूमेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं तो फेदोमीटर होता है, यूनिट इसकी फेदोन होती है। प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। तो सोनार होता है, सोनार का फुल फॉर्म भी आपको कई बार पूछा जा सकता है कि सोनार का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड की। अब क्वालिटी ऑफ साउंड जो होता है वो क्या होता है, देखिए लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर या फिर क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं। तो जो लाउडनेस होता है हमारा, लाउडनेस की जो एसआई यूनिट होती है वो हम बेसिकली जानते ही हैं कि जो हमारी एसआई यूनिट है वो डेसिबल है। बट लाउडनेस जो है वो डिपेंड होता है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस किस पे डिपेंड होता है, एम्पलीट्यूड पे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पिच जो हमारी होती है वो क्या होती है, श्रिलनेस, शार्पनेस ऑफ साउंड, यानी कि जो शार्पनेस होती है पिच उसको बोलते हैं, ठीक है। जो साउंड की शार्पनेस होती है उसको हम पिच बोलते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट जो है वो 75 डेसिबल बताई गई है। जो फ्रिक्वेंसी बेसिकली जो पिच है वो डिपेंड होती है फ्रिक्वेंसी पे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर फ्रिक्वेंसी हमें अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच भी बढ़ेगी, अगर फ्रिक्वेंसी घटेगी तो पिच भी घटेगी। एज इट इज़ यहाँ पर भी है, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस भी घटेगा। इज़ दैट क्लियर। अब बात करते हैं क्वालिटी टिम्बर की। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, सेम एम्पलीट्यूड या फिर सेम फ्रिक्वेंसी। तो इसका ये हमारे पास में ग्राफ है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, ये लाउडनेस और पिच से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से अगर एक बेबी यानी बच्चा है और एक मम्मी है एक पापा हैं, तो पिच और लाउडनेस की बात हो रही है। तो पिच और लाउडनेस को इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए पिच की जब बात करते हैं हम, तो पिच जो महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और लाउडनेस जो हमारे मेंस होते हैं उनमें ज़्यादा होती। तो जो पिच देखते हैं, जब बच्चे की आवाज़ देखेंगे तो पिच के जब पिच के बारे में, तो बच्चे में क्या होगा, पिच सबसे ज़्यादा होगी, फिर मम्मी में, और सबसे कम पिच होगी पापा में। और लाउडनेस की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाउडनेस पापा में होगा, और उससे कम मम्मी, उससे कम बच्चे में। तो ये चीज़ इस तरीके से आप समझ सकते हैं पिच और जो है लाउडनेस को। लाउडनेस हमेशा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होगा और जो हमारी पिच है वो हमेशा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में आता है हमारा इको। इको किसे कहते हैं, तो जब हम किसी हिल या फिर माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम वहाँ पर बोलते हैं तो आवाज़ हमारी रिवर्स होकर आती है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। तो हिल या फिर माउंटेन से जो हम यहाँ से सोर्स है, ये कोई भी व्यक्ति है, ये बोल रहा है, तो जो ये वॉइस गई है इसकी, तो ये जो साउंड है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। इसको ही हम बोलते हैं इको, यानी ध्वनि का टकरा कर बार बार सुनाई देना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो क्या है हमारी इसकी 17.2 मीटर, ठीक है। और ये 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। परसिस्टेंस ऑफ साउंड क्या होता है, यानी कान में हमारी कितनी देर तक जो है वो साउंड रहता है, तो 1/10 सेकेंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। देखिए अब हम बात कर लेते हैं रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या होता है कि जब ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही हमारा क्या एप्लीकेशन है कि रिवर्ब्रेशन में क्या होता है, जब हम एम्प्टी रूम में होते हैं तो जो आवाज़ हमारी टकरा कर वापस आती है, आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि आपके रूम में जब कोई चीज़ नहीं रहती है, खाली रूम होता है, तो उसमें आवाज़ आपकी गूंजती है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और उसको ही हम रिवर्ब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स। तो एक तो मेगाफोन होता है, इसमें हमारा क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन
क्वेश्चन होता है इस तरीके से। एग्जाम्पल इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मेगाफोन हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया और परफॉर्मर हमारा हो गया। ये भी क्या जब बोलता है तो साउंड बोर्ड से आवाज़ क्या रिफ्लेक्ट होती है। और ऑडिटोरियम में ये क्वेश्चन PYQ में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आ चुका है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीलिंग जो हमारी कर्व होती है वो जो सीलिंग होती है छत जो होती है उसकी ऑडिटोरियम की वो कैसी बनाई जाती है, तो कर्व बनाई जाती है ताकि जो यहाँ पर बोल रहा है जो भी व्यक्ति तो उसकी जो वॉइस है साउंड वो सारे लोगों में सुनाई दे प्रॉपर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऑडिटोरियम जो होती है उसकी जो सीलिंग होती है किस तरह से बनाई जाती है, तो कर्व बनाई जाती है ताकि क्या हो। तो ये एग्जाम्पल किसका है, तो वो एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट होता है और परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, यानी कि इसमें हमारी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल है वायलिन, गिटार और सितार। जबकि विंड इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। इसमें क्या होते हैं, हमारे एयर कॉलम्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ट्रम्पलेट है, फ्लूट है और हारमोनिया है, ठीक है। और जो परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें हमारे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्किन या फिर मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन वाला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबला, ड्रम और ढोलक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और PYQ में ये क्वेश्चन आया भी है। तो बस थोड़ा सा ही तो है, आपको इतना लर्न करना है और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। देखिए टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझना है कि जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपने देखा होगा एक ये पेंडुलम है और ये किस तरीके से जो है वो हमारा इस तरीके से ही रोटेट करता है। तो इसमें क्या होता है, पेंडुलम में हमारा ये एक्सट्रीम पोजीशन है हमारा, और ये जो है ये मीन पोजीशन है, इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो जो T है उसका फॉर्मूला क्या है, T इज़ इक्वल टू 2π√L/g। तो ये हमारा लेंथ एंड ग्रेविटी पे डिपेंड होता है। फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो T हम जब निकालेंगे 1/f आएगा, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर हम इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं F/T। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए ये एक आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ये बिल्कुल थोड़ा सा है, इसको भी आप जान लीजिए। डेंसिटी जो होती है वो तो आपको पता ही है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड फिर गैस। और टेम्परेचर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। तो ये फैक्टर होते हैं हमारे जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ह्यूमन ईयर के। अब ये हमारा जो है टॉपिक लास्ट है, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे, बट फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसको कैसे समझेंगे, और इसके PYQ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये आप जो है ये स्ट्रक्चर है हमारा ईयर का। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इस तरीके से इसको हम पिन्ना बोलते हैं। यहाँ पर साउंड हमारी क्या होती है, जब एंटर होती है यहाँ से साउंड वेव हमारी जो है एंटर होती हैं, तो ये हमारा आउटर पार्ट होता है। यहाँ से एयर कैनाल के थ्रू एयर ड्रम में पहुँच के यहाँ तक पहुँचता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, ये जो ओवल स्ट्रक्चर, इसको ओवल विंडो बोला जाता है। यहाँ पर यूस्टेशियन ट्यूब होती है, ठीक है। यूस्टेशियन जो ट्यूब होती है इसके थ्रू जो है वो हमारे थ्रोट में क्या होता है, वो जो हमारी साउंड है वो पहुँचती है। और यहाँ से क्या होता है कि ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है इसको हम कॉकलिया बोलते हैं। यहाँ पर ऑडिटरी नर्व होती हैं जो कि जिसके थ्रू साउंड हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। अब ये जो आउटर पार्ट है ये मिडिल है और ये इनर है। कई बार पूछ लेता है आपसे कि ईयर ड्रम या फिर ईयर कैनाल, ओवल विंडो, ये किस पार्ट में, मिडिल में है, इनर में है, या फिर कॉकलिया जो है वो इनर का है या फिर आउटर का है। तो इस तरीके से आपको बेसिक, बस इसको 1-2 बार आप देख लें, बस आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। और इसमें जो 3 टिनी ईयर्स यानी छोटी छोटी जो
जो ईयर बोन्स होती हैं उनको ध्यान रखिएगा, हैमर, एनविल और स्टाइरप, यानी कि हम बोलते हैं क्या, मैलियस, इनकस और स्टपीस। तो ये हमारा जो ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है ये बहुत सिंपल सा है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ समझने वाला, बस आपको आउटर, मिडिल, इनर समझना है, कॉकलिया के बारे में, और जो टिनी ईयर बोन्स है उनको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। या इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन और कोई नहीं बनता है, जितना मैंने अपनी वीडियो में बताया है इतना ही आप पढ़ लीजिए, तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको PYQ करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।